Hello everyone, welcome to Mahajyoti. Before going to start actual class of today's, so let's think or let's revise what we have done till now. Okay, we have started with the lesson that is neural control and coordination ka revision. Okay, then in that lecture we have dealt with human neural system. Okay, हमने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को देखा था, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं हमने सब कुछ देख लिया था। हम एक्सॉन तक जो भी एक्सॉन का स्ट्रक्चर है ओके वहाँ तक कंप्लीटली हमने उसको डिटेल में पढ़ा था। फाइन, अब आज हम देखने वाले हैं उसके आगे का पोर्शन विच मीन्स टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ब्लैक बोर्ड लगा है उसमें आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है, वो डायग्राम है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम या फिर अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी या फिर एक डेप्थ स्टडी के बारे में अगर हम सोचते हैं तो न्यूरॉन बेसिकली ना 5 टाइप के होते हैं, राइट। हमने ये चीज देखी थी। चलो, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स के 5 टाइप्स होते हैं। विच आर दे? फर्स्ट टाइप होता है अपोलर और अपोलर। सेकंड टाइप होता है यूनिपोलर। थर्ड टाइप होता है बाइपोलर। फोर्थ टाइप होता है मल्टीपोलर। एंड फिफ्थ टाइप इज सूडोपोलर। सूडो मीन्स झूठा। फाइन, अब ये 5 टाइप हमने देख लिए। अब इस 5 टाइप को अगर हम सोचते हैं तो कैसे होगा कि नॉन पोलर जो न्यूरॉन है, नॉन पोलर जो न्यूरॉन है वो ईच न्यूरॉन हैज अ ब्रांच प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। एक न्यूरॉन के पास ब्रांच प्रोसेसेस है, ओके। और ये जो न्यूरॉन है मोस्टली इन्वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल रहेगा हाइड्रा। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिसके पास ओनली वन एक्सॉन होता है, हैज ओनली वन एक्सॉन, हैज ओनली वन एक्सॉन। तो ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, बाद में आते हैं हम बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन्स के पास क्या क्या है जरा आप मुझे पढ़ के तो बताइए। चलो जरा, आपका ये तो हो चुका है, हम लोग तो रिवीजन ले रहे हैं। ओके, तो बाइपोलर न्यूरॉन के पास क्या क्या है इसमें? ईच बाइपोलर न्यूरॉन हैज वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइड। हर एक बाइपोलर न्यूरॉन के पास एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइड है। क्या है? एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइड है। एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइड है। चलो, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइड। फिर बारी आती है मल्टीपोलर न्यूरॉन की। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन के पास क्या है? सेवरल डेंड्राइड्स है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के पास, यहाँ पे ऐसा एरो करके मैं लिख दे रही हूँ, कंसिस्ट सेवरल डेंड्राइड्स। और बाद में आता है सूडोपोलर। अब सूडोपोलर न्यूरॉन एक टाइप का झूठा न्यूरॉन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे एक आपको साइटन की बॉडी दिख रही है, राइट, और वहाँ से जो है वो एक फ्रॉम दैट साइटन साइटन डिवाइड्स इनटू देन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ साइटन डिवाइड्स इनटू एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। तो
ये हो गए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब आते हैं हम लोग दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के टाइप के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन देयर आर अगेन 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज, चलो बताइए, ये होते हैं मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, इसको हम किस नाम से जानते हैं? यस बताइए आप लोग, यहाँ पे चैट्स। चलो, तो सेंसरी न्यूरॉन को हम किस नाम से जानते हैं? सेंसरी न्यूरॉन को हम जानते हैं एफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी। बाद में आता है मोटर न्यूरॉन, इसको हम जानते हैं इफरेंट न्यूरॉन के नाम से। इफरेंट इतना सफिशिएंट है। बाद में आता है इंटर न्यूरॉन। बेसिकली इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है किस किस के बीच में? इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में। नाउ द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट, which name itself indicate afferent, okay, afferent का मीनिंग ही होता है towards, मतलब towards carried, okay, f मतलब toward और front मतलब carried, okay, toward carry क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कहाँ से कहाँ तक ये पता है आपको? they carry certain sensory receptors at the distal ends, okay, or located just after the sensory receptors that are separate cells. उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन, इफ का मतलब होता है अवे, कैरी, दूर लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इम्पल्सेस है टू द इफेक्टर्स इन द पेरिफेरी ऑफ पीएनएस, ओके। देखो ये कन्वे करता है एक्शन पोटेंशियल्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, ओके, इन द पेरिफेरी थ्रू द स्पाइनल और ग्लैनियल नर्व्स। अब ये जो है वो मोटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स ये प्रेजेंट होंगे आपके, मोटर न्यूरॉन्स आर मल्टी सेलुलर इन स्ट्रक्चर। और अब बारी आती है इंटर न्यूरॉन की। तो इंटर न्यूरॉन, यस, चलो आप सब लोग आंसर दे रहे हो तो मैं काफ़ी खुश हूँ, ओके, आप लोग सब आंसर दे रहे हैं। अब बारी आती है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं, एक टर्म है इंटर न्यूरॉन्स के बारे में, दैट इज एसोसिएशन न्यूरॉन्स। चलो, एसोसिएशन न्यूरॉन्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं सोचना है। ये एक टाइप का पैसेज बनाते हैं, ओके, पासिंग द सिग्नल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। आपको बस इतना याद रखना है। ये तो हो गया बेसिक न्यूरल सिस्टम और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। और एक चीज़ बाकी रह गई थी, दैट इज नर्वस सिस्टम कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है न्यूरॉन्स। अब हम बारी आती है, डेप्थ में तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आपको मुझे बताना ज़रूरी है। यहाँ पे अपन हम अभी देखने वाले हैं न्यूरोग्लिया। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक डायग्राम दिखाई थी जो कि इंडिकेट कर रही थी कि न्यूरोग्लिया के पास, न्यूरोग्लिया जो है इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट दीज आर, हाँ, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। तो टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया बेसिकली दो इसमें डिवाइड होता है। अगर आप ठीक से, क्या यही डायग्राम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी?
यस, ऑफ कोर्स यही डायग्राम देखी थी। हमने बोला था कि न्यूरोग्लिया के दो टाइप्स होते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कुछ होते हैं और कुछ होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, neuroglia cells in central nervous system, these are four types. हाँ, यहाँ पे CNS and PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास क्या क्या है? एपेंडाइमल सेल्स है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स है, माइक्रोग्लिया है, एस्ट्रोसाइट्स है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास सैटेलाइट्स है एंड शॉन सेल्स है। अब न्यूरोग्लिया छोटे होते हैं, राइट, बट दे आर बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। भले ये छोटे हैं, दे आर मच इन नंबर्स, पर और एक बात, न्यूरोग्लिया हमेशा काम करता है रिचमेंट का और प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को। उसके बाद एंड दे मेंटेन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट बाथन्स देम। अग्री? ओके, चलो अब यहाँ पे फोर टाइप्स हैं, एपेंडाइमल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया। एपेंडाइमल सेल्स आपको कैसे दिख रहे हैं? चलो बताओ तो थोड़ा सा। फर्स्ट एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स आपको कैसे दिख रहे हैं? एपेंडाइमल सेल्स बेसिकली आप लोगों को क्यूबॉइडल शेप इन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, एपेंडाइमल सेल्स आपको क्यूबॉइडल शेप दिख रहे हैं। ओके, क्यूबॉइडल भी है, कॉलमनरी अरेंज्ड भी है, और सिंगल लेयर possessing the microvilli. Oh, extremely sorry. चलो फिर से ला लिए, कोई दिक्कत नहीं है, होता है कई बार टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो नथिंग टू वरी, आई एम हियर टू सॉल्व इट। न्यूरोग्लिया, उसके दो टाइप्स, कहाँ कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। ऐसा ही लिखा था हम लोगों ने, ऐसे ही बताया था। अब आते हैं सबसे पहले एपेंडाइमल के पास। चलो, एपेंडाइमल सेल्स कैसे दिख रहे हैं? कॉलमनर है, सॉरी क्यूबॉइडल है, राइट, क्यूबॉइडल टू कॉलमनर ऐसा बोलते हैं एक्चुअली। क्या है यार, क्यूबॉइडल टू कॉलमनर, cuboidal to columnar cells that are extremely sorry, that are arranged in a single layer or that possesses the microvilli. Okay, उसके पास क्या रहेगा? माइक्रोविलाई और सीलिया। ये हो गया एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स ऑल्सो फॉर्म द CFS बैरियर। ओके, एक बात याद रखना, ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, अब उसके बाद आते हैं हम ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल के पास। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल ये कुछ एस्ट्रोसाइट सेल की तरह ही दिखते हैं, फाइन। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल कुछ एस्ट्रोसाइट सेल की तरह ही दिखते हैं। ओके, एंड दे possesses their processes maintain to help the myelin sheath around the CNS. Maintain myelin sheath
around CNS. नेक्स्ट माइक्रोग्लिया. माइक्रोग्लिया क्या दिख रहा है? माइक्रोग्लिया अगेन एक स्मॉल स्लेंडर प्रोसेसेस दिख रही है इसमें. इसका सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि इट एक्ट एज अ मैक्रोफेजेस. सॉरी, इट परफॉर्म द फंक्शन फैगोसाइटोसिस. माइक्रोग्लिया यहाँ पे मैं लिख दूंगी फैगोसाइट्स. नेक्स्ट, फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एस्ट्रोसाइट्स. तो एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं बताओ? अगेन दीज आर स्टार शेप्ड. ओके, इसके पास ये स्टार शेप्ड है, इतना ही याद रखना है आपको. इसके पास साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है. ओके, एंड इंटरसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है एस्ट्रोसाइट्स. और एस्ट्रोसाइट का मेन फंक्शन क्या है? एस्ट्रोसाइट्स का मेन फंक्शन, मैम जूम दी. ओके, आपको ये डायग्राम फिर से जूम करानी है, एक सेकेंड. हाँ, नाउ इट इज विजिबल. इज इट विजिबल स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स? होपफुली इट इज विजिबल राइट नाउ. फाइन. तो एस्ट्रोसाइट्स को हम ना ब्लड ब्रेन बैरियर की एस्ट्रोसाइट्स को हम ब्लड ब्रेन बैरियर भी बोलते हैं. अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसके पास दो है, दैट इज सैटेलाइट. ओके, तो सैटेलाइट सेल्स के बारे में सिर्फ इतना जानना है दैट इट एनसर्कल द PNS एक्सॉन. सर्कल PNS, that is peripheral nervous system axon. And second one is Schwann cell. चलो, Schwann cells के बारे में भी इतना याद रखना है that flat cells that surrounds the bodies of neurons of PNS. Flat cells that surrounds bodies of PNS. That's it. अब ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा. फाइन, ये हो गया आपका कंप्लीटली ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. अब हमारे पास इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, हम बोल रहे हैं कि बार बार स्टिमुलस आएंगे, स्टिमुलस जाएंगे, हम सिग्नल्स दे रहे हैं, राइट? सिग्नल्स, हाँ, स्टिमुलस आएंगे, स्टिमुलस जाएंगे, हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ बोल रहे हैं. तो क्या ये जो भी सिग्नल्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हमारे इस बॉडी, हमारे सिग्नल्स का यहाँ से वहाँ तक कैसे जाते हैं, उसका जनरेशन कैसा होता है, कंडक्शन कैसे होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं. और उस वहाँ तक पहुँचने के जस्ट पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. ओके, बेसिकली अभी हमारे टॉपिक का नाम होगा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. ओके, अब मैं बोल रही हूँ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. तो नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे. सो लेट्स डील विथ द नर्व इम्पल्स. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को नर्व इम्पल्स के बारे में ज़रा कुछ भी पता हो, जो कुछ भी जानते हो, समझते हो, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, ताकि मैं उसको फिर से बता पाऊंगी. वैभव, आपका जो डाउट है
वो मैं आपको बाद में सॉल्व करके दूंगी। सबसे पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अंडरस्टूड? चलो बताओ भैया, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका स्क्रीनशॉट लेना प्लीज, वो डाउट जो पूछ रहा है उसका, इससे रिलेटेड नहीं है। स्क्रीनशॉट। चलो, सो नव इम्पल्स के बारे में क्या जानते हैं बच्चा लोग, आप लोग? चलो बताइए। देखो, जो भी हमारे बॉडी में सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, फिजिकल हो, ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रांसमिटेड इन द नर्व फाइबर्स of the cell membrane to generate the action potential or to generate the nerve impulse, okay, is called a nerve impulse. nerve impulse क्या है? nerve impulse क्या है? it is an electrical signals transmitted in nerve fibers it is an electrical signal transmitted in nerve fiber nerve fiber क्या? nerve fiber of cell membrane to generate of cell membrane to generate action potential. अब हमारी जो भी मेम्ब्रेन है सेल की, हम सबको पता है कि वो बाइलिपिड या फिर फॉस्फोलिपिड इन नेचर की होती है और वो एक स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर है। सो आयंस कैन मूव थ्रू आयन चैनल्स। अब जो भी आयंस का आदान प्रदान होगा वो बाइलिपिड लेयर की, फॉस्फोलिपिड की लेयर होने की वजह से वो तो जा नहीं पाएंगे, फिर आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा? तो वो एक्सचेंज करने के लिए सेल मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे चैनल्स या गेट्स होते हैं, ओके। अब ये चैनल्स और गेट अलग अलग टाइप के आयंस अंदर लाएंगे, उसी टाइप के स्पेसिफिक होते हैं कि अगर मान के चलो कि सोडियम के हैं तो सोडियम ही अंदर आएगा, पोटेशियम के हैं तो पोटेशियम ही अंदर बाहर जाएगा। तो इस टाइप के जो भी गेट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं आपकी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, ओके। चलो, बेटा आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, राइट, वो मैं आपको बाद में क्लियर करा दूंगी। पहले हम क्या इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लें, ओके। चलो, एक्शन पोटेंशियल, फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर, क्या होती है ये होता है एक टाइप का इंसुलेटर, एक टाइप की इंसुलेटर है जो कि जिसके वजह से आयन पास थ्रू चैनल्स अब नेक्स्ट अब ये जो चैनल्स है, ओके, ये चैनल्स बेसिकली ना 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये जो चैनल्स है वो 4 टाइप के होते हैं। तो लीक चैनल्स, 4 टाइप के नाम आप बता सकते हैं? फर्स्ट वन इज अ लीक चैनल्स,
सेकेंड वन इज लिगेंड गेटेड चैनल या फिर लाइगेंड गेटेड चैनल। थर्ड वन इज बताइए, थर्ड वन मैकेनिकली गेटेड चैनल एंड वोल्टेज गेटेड चैनल। चलो देखो, जब भी लीक चैनल्स होते हैं वो ऑलवेज ओपन रहते हैं। लीक चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, थ्रू विच लीक चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। लिगेंड गेटेड चैनल्स जो है वो दैट ओपन इन रिस्पॉन्स टू that opens in response to binding a ligand or chemicals or stimulus। देखो, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलिपिड लेयर होती है, ओके, उसमें इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड उसके वजह से आयंस का जो है वो फ्लो इनफ्लो होता है या फिर आउटफ्लो होता है। और जब भी ये स्पेसिफिक आयन क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो ये बनाती है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, ये क्या क्रिएट करेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और इस गेट के ये जो गेट है, द गेट इज अ पार्ट ऑफ अगेन चैनल प्रोटीन दैट सील द चैनल स्पोर एंड शट और मूव द योर आयंस टू आउटसाइड और इनसाइड। यहाँ पे लिगेंड गेटेड चैनल्स में ACH रिसेप्टर काम करते हैं। कुछ चैनल जो होते हैं वो होते हैं मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। अब मैकेनिकली गेटेड चैनल्स जो है वो ओपन करते हैं इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्टिमुलस। ओपन्स इन रिस्पॉन्स टू नो अरे कहाँ थे हम लोग? हमारा जो भी है वो स्लाइड पूरी तरीके से चला गया है, कोई बात नहीं, हम इसको फिर से बना लेते हैं, ठीक है। सो नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स, चलो एक बार इसको फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, राइट। द ट्रांसमिटेड इन नर्व फाइबर्स nerve fiber of cell membrane to generate action potential of cell membrane to generate action potential। बाद में उसके बाद हमने देखा था इसके टाइप्स, लीक चैनल्स के आयन चैनल्स के टाइप देखे थे हम लोगों ने। 4 टाइप्स के होते हैं।
leak channels, then ligand gated channels, थर्ड वन इज, बताइए प्लीज बताइए, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, and then last one is voltage gated channel. चलो, तो ये चारों चैनल्स देख लिए थे हम लोगों ने. वोल्टेज गेटेड चैनल्स बेसिकली ओपन्स करता है जब भी एक वोल्टेज टाइप का स्टिमुलस आता है, तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स उसको रिस्पॉन्स करता है. तो इसका अगर हमने एग्जांपल अगर देखना है तो हम सोडियम, कैल्शियम ये बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल स्टिमुलस. ओके, ये पाया जाता है स्पेशली ईयर में, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं. यहाँ तक समझा है सभी को आयन चैनल्स के बारे में. ओके, यहाँ पे ACH रिसेप्टर, ACH रिसेप्टर ऑन मसल्स, दैट्स इट. तो ये हो गया नर्व इम्पल्स के बारे में. अब हमने नर्व इम्पल्स देख लिया, उसकी डिटेल्स देख ली, राइट. अब हम आते हैं ये जो भी सेल मेम्ब्रेन है, जो भी मोस्ट ऑफ द सेल्स है, वो हमको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, या फिर एक्साइटेबिलिटी उनकी एक प्रॉपर्टी होती है सेल्स की या फिर न्यूरॉन्स की. फाइन. अब ये जो एक्साइटेबल सेल्स है ये एग्जिबिट करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को. मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एग्जिबिट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अग्री, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अब जब भी सेल, कोई भी सेल हो, स्पेशली न्यूरॉन्स की, एग्जिबिट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू गेट पोलराइज्ड. पोलराइज्ड का मीनिंग होता है कि जब भी कोई सेल एक नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में होती है, एकदम कुछ नहीं कर रही है, कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा है, कोई स्टिमुलस बाहर नहीं जा रहा है, बस ऐसी ही पड़ी है, उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. एक्साइटेबल सेल्स जो भी एक रेस्टिंग कंडीशन में है उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. यस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझा. अब हमारा जो भी सेल है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन में है, तो ये क्यू है. और मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ. नाउ इम्पल्स, हाँ देखो ये सेल दिख रही है आपको, इज द डायग्राम इज विजिबल. ये एक सेल है. ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड साइटोसोल है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में an electrical potential difference across the plasma membrane is called as resting membrane potential. resting membrane potential का definition क्या है? an electrical difference across the plasma membrane. Electrical difference
across the plasma membrane is called resting membrane potential. Across the plasma membrane is called resting membrane potential. ओके अब इलेक्ट्रिकल डिफरेंस देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. अगेन साइटोसोल में भी बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है इन मोस्ट ऑफ द साइटोसोल, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और हमारी सेल जो है वो हमेशा जब तक स्टिमुलस नहीं आता है तब तक रेस्टिंग कंडीशन में ही रहती है. ओके और ये जो पोटेंशियल है ये वेरी करता है फ्रॉम 5 मिलीवोल्ट टू +5 मिलीवोल्ट टू 100 मिलीवोल्ट टू -100 मिलीवोल्ट. हाँ नहीं, चलो उसके बाद अब ऐसा क्यों होता है, हम इसके क्या रीजंस हो सकते हैं. तो बेसिकली रीजन है इन सब के 3 बेसिक रीजंस हैं. रीजन नंबर वन है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस इन दी ECF एंड साइटोसोल. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. सेकेंड रीजन होता है इनेबिलिटी ऑफ मोस्ट अनायन टू लीव द सेल. ऑफ मोस्ट आयन टू लीव सेल. थर्ड रीजन होता है इलेक्ट्रोजेनेटिक नेचर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज. ये 3 बेसिक रीजंस होते हैं. देखो हर एक सेल या फिर जो ECF जो है वो हमेशा रिच करता है सोडियम और क्लोराइन के आयन से, फाइन, इन द साइटोसोल. और यहाँ पे आपको पोटेशियम भी दिखेगा, आपको सोडियम भी दिखेगा, हर चीज़ दिखेगी. ओके बाहर क्या है, बाहर है पॉजिटिव चार्ज, अंदर क्या है, अंदर है नेगेटिव चार्ज. तो एक जब सेल आता है, क्या पढ़ा रही हूँ यार, हाँ अब हम देखेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. Generation and conduction of nerve impulse. Generation and conduction of nerve impulse. Okay.
चलो बच्चों, एक चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ। जो नव इम्पल्स है उसका कंडक्शन कैसे होता है, जनरेशन कैसे होता है, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। हाँ, ये एक डायग्राम यहाँ पे और दूसरी डायग्राम हाँ। इज इट विजिबल? दिख रहा है कुछ? कुछ दिख रहा है? यस, ओके। इसको थोड़ा मैं इधर ले लेती हूँ और इस डायग्राम को जूम करती हूँ। नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। देखो, जब भी जनरेशन होगा इम्पल्स का, इम्पल्स के जनरेशन के टाइम पे बेसिकली एक सेल हमेशा रेस्टिंग कंडीशन में होती है। ओके, अब रेस्टिंग कंडीशन में है, एक सेल है, उसके बाहर पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर निगेटिव चार्ज है। ओके, और यहाँ पे ऐसे, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ऐसे अलग अलग पंप्स लगे होते हैं या फिर चैनल्स लगे होते हैं। ऐसे कुछ सोडियम के हैं, कुछ पोटेशियम के हैं, और यहाँ पे एक ऐसा होता है सोडियम पोटेशियम। तो ये जो बाहर है, बाहर बहुत सारे सोडियम के आयंस हैं और अंदर बहुत सारे पोटेशियम के आयंस हैं। ओके, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, ये चलता है -55 टू 30 मिली वोल्ट तक। वो तो बाद में आएगा, इस स्टेज में आएगा। ओके, लेकिन जब स्टार्टिंग होती है तो बाहर एक एटीपी का जब हम यूज़ करते हैं वाइल, तो 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर जाएंगे और 2 सोडियम आयन जो है वो अंदर आएंगे, एक एटीपी के यूज़ के हिसाब से। तो इन रेस्टिंग कंडीशन में सिर्फ आपकी जो सेल है वो रेस्ट कर रही है। अब क्या होगा? अब स्टिमुलस आया। ओके, मान के चलो कि कुछ तो भी मेरे हाथ को लगा, यहाँ पे स्टिमुलस आया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ओके, तो बाहर जो भी पोलैरिटी, हम इसको ना पोलराइज स्टेट भी बोलते हैं, या फिर यहाँ पे अभी ये आया स्टिमुलस, तो ये ग्राफ ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा, मतलब -70 मिली वोल्ट टू -55 तक जाएगा। अब ये -55 वोल्ट तक जब जा रहा है तो डीपोलराइज स्टेट जब आएंगी, कब आएंगी? जब ये चार्ज जो है वो +30 मिली वोल्ट हो जाएगा। ये चार्ज जब +30 मिली वोल्ट हो जाएगा, ओके, तो सोडियम चैनल्स जो है वो खुल जाएंगे। अब सोडियम चैनल जैसे ही खुल गए, जैसे ही सोडियम चैनल्स खुल गए, ओके, तो सोडियम है वो अंदर आने लग गया, अंदर आने लग गया, अंदर आने लग गया। तो बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज है, अंदर आने लग गए, अंदर आने लग गए। तो यहाँ पे तो चार्ज का डिफरेंस आ ही जाएगा ना, तो यहाँ पे अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलेंगे डीपोलराइज स्टेट। ये कब तक होते रहेगा? जब तक ही +30 मिली वोल्ट ये वोल्ट मीटर पे ये दिखाता नहीं है या फिर ये चार्ज आता नहीं है, तब तक डीपोलराइज स्टेट में रहेगा। मतलब अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे, ये वाला नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे डीपोलराइज स्टेट। अब डीपोलराइज स्टेट अटेन कर ली, अब बारी आती है बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। ये तो सही नहीं होगा। अब क्या होगा? अब पोटेशियम जो चैनल्स है, मतलब सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल खुलेंगे। जैसे ही पोटेशियम चैनल खुलेंगे, देखिए यहाँ पे, तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा, राइट। जैसे ही पोटेशियम, अब इसको ठीक करने के लिए पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। पोटेशियम चैनल जैसे ही खुल गए तो पोटेशियम तो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। मतलब क्या? जो कंडीशन है वो रीपोलराइजेशन स्टेट में आ गई, पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर गए। तो अब प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई,
कि यहाँ पे पोटेशियम बाहर है, अंदर सोडियम है, लेकिन चार्ज तो अभी भी वही है, राइट। तो अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए सोडियम और पोटेशियम दोनों पंप जो है वो ओपन होते हैं। ओके, अब सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं एंड देन उसके बाद ये चीजें बैलेंस होती है। अंडरस्टूड। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे रिपोलराइजेशन फेज। रिपोलराइजेशन मतलब एज इट इज चीजों को मेंटेन करना, एज इट इज चार्ज को मेंटेन करना, क्योंकि यहाँ पे आपके चार्ज का डिफरेंस आ रहा है और डिफरेंस आ रहा है आपके सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम फिर से वापस लाने के लिए यहाँ पे फेज होंगी रिपोलराइजेशन की अगेन। तो ये हो गया है आपका mechanism of conduction of nerve impulses, okay, generation and conduction। अब आते हैं हम ट्रांसमिशन के पास। देखो, जब भी कोई नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, ठीक है, जब भी कोई नर्व ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, तो वो ट्रांसमिट होगा ना, राइट। वो कैसे ट्रांसमिट होगा? वो ट्रांसमिट होगा सिनेप्सिस, मतलब ये केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स के बेसिकली ना दो टाइप्स, सॉरी, ट्रांसमिशन में जब सिनेप्स के दो टाइप्स होते हैं। अब ये दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स। तो केमिकल सिनेप्स में क्या होता है? केमिकल सिनेप्स में क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से आए हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन दो चीजें हैं यहाँ पे। ये रहा आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन का, और ये है प्री सिनेप्टिक। जैसे ही नर्व इम्पल्स आया, वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गए। ओके, वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गए तो कैल्शियम अंदर आया। कैल्शियम अंदर आया तो उसने बाइंड कर लिया यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ में। अब जैसे ही सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड हो गया तो यहाँ पे जनरेट हुआ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा है न्यूरोट्रांसमीटर? ACH, ये वाला। अब ACH हुआ, यहाँ पे परमिएबल हो गया। यहाँ पे बेसिकली ना लिगैंड गेटेड चैनल्स बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर इंस्ट्रक्शन देगा तो लिगैंड गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे एंड लिगैंड गेटेड चैनल्स पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में आएंगे एंड देन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होगा। अब द स्पेस बिटवीन दैट प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये है सिनेप्टिक एंड बल्ब। तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन। इस पूरी डायग्राम से ही समझना बहुत ही सिंपल है, लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से इस डायग्राम को ठीक से देख लो। फर्स्ट स्टेप थी नर्व इम्पल्स आना। जैसे ही नर्व इम्पल्स आए, स्टिमुलस आए, वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ कैल्शियम खुल गए, कैल्शियम अंदर आया। कैल्शियम जैसे ही अंदर आया तो क्या हुआ? इससे बाइंड कर लिया सिनेप्टिक वेसिकल से। सिनेप्टिक वेसिकल से जैसे ही बाइंड किया वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे होता है आपका ACH। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हुए एंड देन लिगैंड गेटेड चैनल ओपन हुए और थ्रू लिगैंड गेटेड चैनल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हुआ एंड नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन ट्रैवल हुए। यहाँ तक सभी को समझा है? यस। अगर आपको इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़, बहुत अच्छी डायग्राम है ये एंड इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू इन नीट एग्जाम। अब एक बात याद रखना, नीट के एग्जाम में स्पेशली इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन मेरा अनुमान है या फिर जहाँ तक अब तक पूछे गए हैं तो इस डायग्राम से रिलेटेड या फिर अभी जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका आज तक का पूरा क्लास। आज हमने पूरा क्या क्या लिया, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। आज हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन से,
टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हमने न्यूरॉन के टाइप्स देखे, फिर फंक्शनल बेसिस पे हमने अगेन न्यूरॉन्स के 3 टाइप देखे। देन हम आए न्यूक्रोग्लिया के पास, न्यूरोग्लिया के सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास क्या क्या टाइप्स है वो भी देख लिए। देन हम लोग आए नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होते हैं? नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, राइट। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं नर्व फाइबर्स के थ्रू और जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद नर्व इम्पल्स में हमने देखा आगे चल के RMP, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये क्या होता है हमने देखा, इसको वोल्ट मीटर से गिना जाता है, एक बात हमेशा याद रखना। उसके बाद जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आप चाहे तो इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज इट्स रियली एंड वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसमें स्टेजेस आते हैं, दैट इज रेस्टिंग स्टेट, डीपोलराइज स्टेट, repolarize phase begins and repolarize phase continues। मतलब ये चारों साइकिल ऐसे कंटिन्यू चलते रहते हैं और सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक पास होते रहता है, ओके। उसके बाद ट्रांसमिशन, एक मिनट, हाँ, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो टाइप्स के सिनेप्स देखे, दैट इज केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल बहुत रेयरली फाउंड होता है हमारे बॉडी में, जो कि जिसमें कोई रुकावट नहीं होती, वो ज़्यादा फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू केमिकल सिनेप्स। ये बेसिक डिफरेंस है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टुडेज क्लास इज। इस जो क्लास आपको जो भी इस क्लास के रिलेटेड डाउट है वो आप अच्छे से कीजिएगा और ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा। कुछ भी डाउट्स आते तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसी से रिलेटेड। टिल देन, थैंक यू।